Hello everyone, my name is Radhika and our today's topic is second method of calculating national income, which is your income method. Now distributed share method and factor payment method is the another name of this method, income method. Now what is income method? How do we calculate national income by using income method? If we using income method, we'll calculate the sum of all the factor incomes generated in the domestic territory of the country within a financial year. Basically, there are two types of income. One is factor income and other is non-factor income. Factor income is the earned income earned by four factors of production. बेसिकली फैक्टर इनकम इज अर्नड इनकम, जो इनकम कमाई जाती है, जो हम अर्न करते हैं, जो हम मेहनत से अर्न करते हैं. और नॉन फैक्टर इनकम होती है जो नॉन अर्नड इनकम होती है, जो हम कमाते नहीं हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन्स हो गई, सब्सिडीज़ हो गई, गिफ्ट्स हो गई, ग्रांट्स हो गई, रेमिटेंसेस हो गई, ये सब. अब फैक्टर इनकम अर्नड इनकम होती है. इनकम मेथड में हम सारे सम टोटल लेते हैं फैक्टर इनकम का, जो एक कंट्री में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है. Now you know that there are four factors of production. फोर factors of production होते हैं. Factors of production क्या होता है? Factors of production वो होता है जिसको यूज़ करके जिन फैक्टर्स को यूज़ करके उस प्रोडक्शन की जाती है. बेसिकली देर आर फोर फैक्टर्स. अब इन फोर फैक्टर्स से जो इनकम जनरेट होती है वो हमारी फैक्टर इनकम होती है, वो हमारी अर्नड इनकम होती है. क्लियर? देर आर फोर फैक्टर्स. फर्स्ट इज लेबर. अब लेबर से कैसे अर्न करते हैं? लेबर को क्या दी जाती है? लेबर क्या अर्न करती है? वेजेस एंड सैलरी. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी. वेजेस जो होती हैं वो डेली बेसिस पे होती हैं और जो सैलरी होती है वो मंथली बेसिस पे होती है. सेकेंड इज लैंड. लैंड पे क्या अर्न किया जाता है? रेंट. क्लियर? थर्ड इज कैपिटल. कैपिटल पे क्या अर्न किया जाता है? इंटरेस्ट. नाउ फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर क्या अर्न करता है? एंटरप्रेन्योर अपने लिए प्रॉफिट्स रखता है. बिजनेसमैन अपने लिए प्रॉफिट्स रखता है. बेसिकली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो यही फोर होते हैं. अदर इज नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड में बताया था. नॉन फैक्टर इनपुट्स जो होते हैं उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं. इन फोर फैक्टर्स से जो इनकम जनरेट होती है उसी के बेसिस पे ही इनकम मेथड बनाया गया. इन फैक्टर्स पे ही जो इनकम जनरेट होती है वो हमारी अर्नड इनकम होती है. सो फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज आर लेबर. अब लेबर क्या क्या अर्न करती है? दैट इज फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ इनकम मेथड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में वो सब आ जाता है जो एक एम्प्लॉय कंपनी में या कहीं पे भी जॉब करता है वो अर्न कर रहा है. फर्स्ट इज वेजेस एंड सैलरी इन कैश. इसमें आता है जो एक एम्प्लॉय अपने काम करने पे उसको जो वेजेस मिल रही हैं, सैलरीज मिल रही हैं, डायरेक्टली मिल रही हैं, उसके अकाउंट में जा रही हैं या उसको कैश मिल रही हैं, वो इसका पार्ट है. सेकेंड इज पेमेंट्स इन काइंड. व्हाट इज पेमेंट्स इन काइंड? पेमेंट्स इन काइंड होता है नॉन कैश बेनिफिट्स. बेसिकली ये वो चीज़ें होती हैं जैसे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दी एम्प्लॉय को, वन टाइम फूड दे दिया, लंच दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन दे दी, कार जैसे आना जाना दे दिया. ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पेमेंट्स इन काइंड होती हैं. ये नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं एक्स्ट्रा उसकी सैलरीज के अलावा. थर्ड वन इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. अब हेयर इट इज़ द वर्ड सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय को उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या दिया जाता है? बेसिकली एक पीएफ अकाउंट होता है, दैट इज़ योर प्रोविडेंट फंड अकाउंट. देखो ये क्या होता है, लेट अस सपोज मेरी इनकम है 50,000. मेरी इनकम का 10% मेरा पीएफ पे कटता है एवरी मंथ. 10% मतलब इसका कितना हो गया? 5,000. ये मेरा पीएफ अकाउंट में जाता है. पीएफ अकाउंट क्या होता है? प्रोविडेंट फंड अकाउंट. हमारी इनकम का, सैलरी का कुछ परसेंटेज एवरी मंथ हमारे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाता है. वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट इसलिए होता है कि इमरजेंसी में हमें कभी भी पैसे चाहिए हो हम उससे निकलवा लें, या फिर हमें कभी फ्यूचर में नीड हो किसी चीज़ की तो हम उसमें से पैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. अब ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट में हर मंथ हमारी जब भी सैलरी आती है तो उसका कुछ परसेंटेज हमारे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाता है. लेट अस सपोज मेरी सैलरी 50,000 है तो 5,000 मेरा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाता है और मेरे पास कितना आता है? 45,000. अब जितना मेरा परसेंटेज कट के मेरे पीएफ अकाउंट में जाता है उतना ही सेम परसेंटेज मेरा एम्प्लॉयर मुझे मेरे पीएफ अकाउंट में देता है. एम्प्लॉयर मतलब जिसके अंडर मैं काम कर रही हूँ. क्लियर?
हर मंथ वो भी 5,000 डालता है मेरे पीएफ अकाउंट में, तो इसका कोलैब करके कितना बन जाता है मेरे पीएफ अकाउंट में? 10,000। क्लियर है? नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर वो होता है जो किसी को अपने अंडर हायर करता है काम करने के लिए, और इसके अंडर काम कौन करता है? एम्प्लॉय। क्लियर? एम्प्लॉय मतलब जिसको हायर किया गया है। अब एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है मेरे पीएफ अकाउंट में वो 5,000 का है, और जो मेरा अपना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो भी 5,000 का है। इन दोनों को मिला के मेरे पीएफ अकाउंट में एवरी मंथ कितना बन रहा है? 10,000। ये जो मेरा 5,000 है, मेरे वाला तो मेरी वेजेस और सैलरी में ऐड ऑन था, लेकिन जो ये 5,000 है ये मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लेते हैं, ये हम लेते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो इसमें आता है, और यहाँ पे कभी भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड होता है। नाउ नेक्स्ट इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। यहाँ पे पेंशन ऑन रिटायरमेंट ऐड की जाती है क्योंकि वो रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है जो हमने जॉब करी होती है उसके बाद, वो हमारी लाइफ टाइम जॉब के बाद, अर्निंग्स के बाद वो पेंशन हमें उस जॉब से मिलती है। ओल्ड एज पेंशन नहीं आती क्योंकि वो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होती हैं, वो नॉन फैक्टर इनकम होती है। क्लियर है? ये हमने अपनी मेहनत से पूरी लाइफ जॉब करके अर्न की होती है पेंशन। क्लियर? तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट था हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब लेबर के बारे में बात करी कि लेबर क्या क्या अर्न करती है, एम्प्लॉय क्या क्या अर्न करता है। तो वेजेस और सैलरी कैश में, देन नॉन कैश बेनिफिट्स आ गए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ गया उसका पीएफ अकाउंट में, सोशल सिक्योरिटी, देन उसकी पेंशन उसे रिटायरमेंट में मिल गया। और नेक्स्ट कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हमने जो बाकी 3 चीज़ें करी हैं वो हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस पे आ जाती हैं। लैंड से हम रेंट अर्न करते थे तो इसका कंपोनेंट है रेंट, देन कैपिटल से इंटरेस्ट, देन एंटरप्रेन्योर अपने लिए प्रॉफिट्स रखता था। एक और चीज़ है यहाँ पे रॉयल्टी। अब यहाँ पे रॉयल्टी क्या चीज़ है? रॉयल्टी होता है बेटा कि जो आपने किसी फॉर्म का किसी चीज़ का लाइसेंस लिया है, या आप किसी की ऑथराइजेशन यूज़ कर रहे हो, किसी की सॉन्ग्स फिल्म्स में यूज़ किए जाते हैं, मतलब बेसिकली किसी का नेम फेम यूज़ करके आप अब उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके लिए जो फ़ी पे करते हो, लाइसेंस फ़ी पे करते हो, या फिर उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। क्लियर? अब जो हमारा प्रॉफिट है ये आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है इसका डिविडेंड। प्रॉफिट का वो पार्ट जो सारा का सारा शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है। डिविडेंड वर्ड से समझ आ रहा है जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब जितने भी कंपनीज होती हैं वो मोस्टली अपने शेयर्स ओपन करती हैं, और जितने भी वो प्रॉफिट्स अर्न करती हैं वो सारे डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाता है, इसी को ही हम प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, किसी में भी डिवाइड नहीं किया जाता। ये कॉर्पोरेट सेक्टर, ये कंपनीज अपनी सेविंग्स के लिए रखती हैं कि कभी भी उनको किसी भी एमरजेंसी में नीड हो, या कोई उनको एकदम से इन्वेस्टमेंट करनी है, न्यू मशीनरी परचेज करनी है, किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो वो इसमें से उसको यूज़ कर सके। इसी को हम कॉर्पोरेट सेविंग्स भी बोलते हैं, इसी को हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स जो अर्निंग्स अपने पास रख ली हैं, और इन्हीं को ही हम कंपनी के रिजर्व्स भी बोलते हैं। क्लियर? नाउ आवर लास्ट कंपोनेंट इज मिक्स्ड इनकम। व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? बेसिकली एक ऑनर जो होता है वो अपनी कंपनी में काम कर रहा है, वो अपने लिए पर्टिकुलर सैलरी नहीं निकाल रहा है, वो अपने लिए पर्टिकुलर प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं निकाल रहा, वो अपने लिए क्या करता है, अगर लेटर सपोज उसने अपनी ही लैंड यूज़ किया काम करने के लिए तो वो उस पर रेंट भी अर्न करेगा। अगर उसने अपनी ही इन्वेस्टमेंट्स लगाई हैं तो उसका इंटरेस्ट भी होता है उस पर। तो ये सब होता है मिक्स्ड इनकम, जो उसने अपने सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज यूज़ किए, जो उसने अपने रिसोर्सेज यूज़ किए, जो एक ऑनर ने अपनी ह्यूमन रिसोर्स की कंट्रीब्यूशन दी है, अपनी लैंड के लिए कंट्रीब्यूशन दी है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगाई हैं, सेविंग्स यूज़ करी हैं, अपने प्रॉफिट्स रखे हैं, उन सब का मिक्सचर करके हमारी मिक्स्ड इनकम बन जाती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और सैलरीज। बेसिकली ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट वैल्यूज़ होती हैं। इम्प्लिसिट मतलब एस्टिमेटेड, जिसकी हम एक्चुअल वैल्यू नहीं लगा सकते कि वो कितना काम कर सकते हैं या उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। लेट अस सपोज मैं किसी कंपनी का ऑनर हूँ, मैंने एक न्यू फर्म स्टार्ट करी है और मैंने उसी फर्म में अपनी ही सेविंग्स एज इन्वेस्टमेंट यूज़ करी है। तो मैं जो सेविंग से इंटरेस्ट अर्न कर रही थी मैंने वो छोड़ के
उसको इन्वेस्टमेंट की तरह लगाया है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट है, मैंने खुद की रिसोर्सेज यूज़ करे हैं, तो वो खुद की रिसोर्सेज जो हमने लगाए हैं उस पर हम कितना अर्न कर रहे हैं, तो वो सब जो आ जाता है वो मिक्स्ड इनकम में आ जाता है। बेसिकली इम्प्लिसिट वैल्यूज और सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स, जो अपने खुद के फैक्टर्स लगाए हैं जिनकी हम वैल्यूज़ को एस्टिमेट एक्चुअल नहीं कर सकते। क्लियर? Now by using this method we'll calculate NDP at FC, net domestic product at factor cost। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम टोटल ऑफ ऑल दी फैक्टर इनकम्स जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे हमारी निकल रही है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज plus operating surplus plus mixed income. Clear? If you have to convert this in national income, then you will change this in NNP at FC, and for this you will be adding NFIA. Clear? Now this will become the factor income generated by the normal resident of a country जब हम national income की बात कर रहे हैं। Now what is normal resident? Normal resident is the पर्सन हु लाइज इन अ कंट्री मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ अपनी उसी कंट्री में करता है। क्लियर? अब यहाँ पे आपका NNPFC आ जाता है नेशनल इनकम बाय कन्वर्टिंग दिस इनटू दिस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA। क्लियर? Thank you so much guys for listening this video. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and if you like this video, do not forget to subscribe my channel Economics by Radhika.